हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्य अध्यापक। मेरा नाम है पूजा और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम एनआईयूएस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैंने ये कोर्स 502 लिया है और इसका ब्लॉक 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लॉक 1 की हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है विद्यालय के शुरुआती समय के दौरान अधिगम एवं शिक्षण। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले बता दूं, कोर्स 501 वाला जो ये है हमारा, ये वाला मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें सारा फैक्ट बेस्ड डाटा है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको आप अपने तरफ से आप इसको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करें और जब आपका एग्ज़ाम आएगा तब उसको आप वापस से जब पढ़ेंगे तो जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपको रिवाइज़ हो जाएंगे। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग जैसा उसमें कुछ भी नहीं है, इसीलिए फैक्चुअल जितना भी डाटा है वो आपको खुद ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर हमको टाइम मिलेगा तो उसको लास्ट में मैं एक बार वीडियो के थ्रू आपको प्रिपेयर करवा दूंगी। बट पहले हम उन ब्लॉक्स को लेते हैं, उन कोर्सेज़ को लेंगे जिसमें अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन ज़्यादा है। ठीक है, तो हम 502 कोर्स आज स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लॉक 1, इसका यूनिट 1। चलिए, तो इसमें जितना भी इम्पॉर्टेंट है मैं सिर्फ आपको उतना ही बताऊंगी, कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्पल या बाकी चीज़ें मैं आपको इसमें नहीं मैं इंक्लूड कर रही हूँ। ठीक है, तो एनआईयूएस में जो फर्स्ट इसका टॉपिक था वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। ठीक है, अगर हम बाइफिकेट करें तो ये दो तरीक़ों से बाइफिकेट होती है। फर्स्ट वन इज़ अध्यापक केंद्रित और दूसरा है छात्र केंद्रित। अध्यापक केंद्रित टीचिंग मेथडोलॉजी कोई टीचर क्यों अपनाता है? जब उसको लगता है कि छात्र अनुभवी नहीं है या फिर छात्र अपने ज्ञान का निर्माण खुद करने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो अध्यापक केंद्रित मेथडोलॉजी को अपनाएगा। ठीक है, और अगर उसको लगता है कि भाई नहीं, हमारा जो स्टूडेंट है या जो सीखने वाला है, लर्नर है, वो एक्सपीरियंस्ड है और उसके पास ज्ञान निर्माण करने की भी कला है, वो कैपेबल है कि वो अपनी नॉलेज को खुद इवॉल्व कर पाएगा, तो वो स्टूडेंट सेंटर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं टीचर्स। ठीक है, इस चीज़ में आपको एक टॉपिक और याद रखना पड़ेगा, एक पॉइंट और याद रखना पड़ेगा कि जो भी टीचर अपनी मेथडोलॉजी का यूज़ करेगा, उस मेथडोलॉजी को अडेप्ट करने का आधार उसका क्या रहेगा? उसका आधार रहेगा कि उसके दिमाग में बच्चों के प्रति क्या पूर्व धारणा है। ठीक है, आगे हम इसको पढ़ते हैं। ये शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जो भी हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी है या हमारी टीचिंग प्रोसेस है, उसको कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है छात्र के बारे में विश्वास एवं पूर्व धारणा। इसका मतलब क्या है कि टीचर जिस तरीके का प्री कंसेप्शन है ना बच्चों के बारे में बना के रखेगा अपने दिमाग में, उसी को बेस मान करके फिर वो अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी को यूज़ करेगा। जैसे पूर्व धारणा, अभी मैंने आपको बताया, अगर टीचर ये पूर्व धारणा बना के चलता है कि भाई बच्चे के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी नॉलेज को खुद इवॉल्व कर पाए, ठीक है, या वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कौन सी टेक्निक का यूज़ करेगा? वो शिक्षक केंद्रित टेक्निक का यूज़ करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि नहीं भाई, वो टीचर को लगता है, टीचर की पूर्व धारणा ये है बच्चे के बारे में कि नहीं, बच्चे को तो एक्सपीरियंस है और बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद भी कर सकता है, तो वो कौन सी टेक्निक को एक्सेप्ट करेगा? वो चाइल्ड सेंटर टेक्निक यानी छात्र केंद्रित प्रक्रिया को वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ और क्या क्या चीज़ें हमारी टीचिंग प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं। शिक्षक की भूमिका। ठीक है, टीचर क्या भूमिका निभाना चाहता है? क्या बच्चों को वो फ्री हैंड देना चाहता है या अथॉरिटेटिव होकर के खुद पढ़ाना चाहता है? वो ये सोच रहा है कि नहीं भाई, मैं बच्चों को कोई फ्री हैंड नहीं दूंगा, जैसे मैंने लेक्चर मेथड का यूज़ कर लिया और बस मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा, मैं फैसिलिटेटर की तरह काम करूंगा, या किस तरीके से मैं काम करूंगा। यानी शिक्षक की जो भूमिका होती है वो हमारी टीचिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कक्षा की परस्पर क्रिया। मतलब हम कक्षा की परस्पर क्रिया मतलब स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप और स्टूडेंट टू टीचर रिलेशनशिप। ठीक है, ये बहुत मैटर करता है कि हमारी टीचिंग जो प्रोसेस होगी वो किस तरीके से होगी। ठीक है, स्टूडेंट और स्टूडेंट आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे, स्टूडेंट टीचर आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो ये इंटरेक्शन किस तरीके का है, इसकी वजह से भी हमारी टीचिंग प्रोसेस अफेक्ट होती है। नेक्स्ट इज़ मूल्यांकन का तरीका। ठीक है, मूल्यांकन का तरीका मतलब हम असेसमेंट किस तरीके से करना चाह रहे हैं बच्चों का। अगर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ,
अगर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करना चाहते हैं तो हम अपनी मेथडोलॉजी को भी उस तरीके से ही मोल्ड कर देंगे। अगर हम समेटिव असेसमेंट करना चाहते हैं तो हम अपनी मेथडोलॉजी को उस हिसाब से मोल्ड कर देंगे। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स पे होते हैं तो हम अपनी मेथडोलॉजी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे, हम डायग्नोस्टिक टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, और हम क्या ले सकते हैं, हम रेमेडियल क्लासेस का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे टीचिंग का ही तो पार्ट है, टीचिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। लेकिन अगर हम समेटिव असेसमेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये डायग्नोस्टिक टेस्ट और ये रेमेडियल क्लासेस के जो चांसेस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ों को छोड़ करके हम और दूसरी मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि हमारा असेसमेंट का क्या टेक्निक है, क्या तरीका है, क्लास की परस्पर क्रिया क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, हमारी टीचिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इज़ अधिगम की अवधारणा। ठीक है, अब अधिगम क्या है, अब इसको समझते हैं। अधिगम वास्तव में क्या है, एक व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, व्यक्तित्व में परिवर्तन, मतलब हम कब मानेंगे कि लर्निंग हुई है, जब किसी का बिहेवियर चेंज हो जाता है, और वो बिहेवियर किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, या फिर किसी के बिहेवियर में चेंज हो रहा है, ठीक है, या उसकी पर्सनालिटी में चेंज हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई इंसान है, उसने कोई किसी चीज़ को लेकर के कोई लर्निंग करी, या मान लीजिए कोई वो ग्रूमिंग क्लासेस लेता है, तो जाहिर सी बात है उसके पर्सनालिटी में चेंज आएगा। ठीक है, तो हम क्या क्या मान के चलेंगे कि ग्रूमिंग क्लासेस को लेने के बाद ये इसकी लर्निंग हुई है। ठीक है, और लर्निंग होने की वजह से इसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आया है। ठीक है, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना, बस ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसको आप समझते चलेंगे कि हम अधिगम किस चीज़ को मानेंगे। नेक्स्ट इज अधिगम सतत प्रक्रिया है। इसका मतलब ये है कि अधिगम एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये ख़त्म नहीं होती है। अभी मान लीजिए अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो क्या आपकी लर्निंग रुक जाएगी? नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आपके दिमाग में कुछ कुछ क्वेश्चंस चलते रहें, फिर आप उनका आंसर सोचने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे वो ये वीडियो का जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आप अपने शायद एमसीक्यू करेंगे। तो ये देख रहे हो वन बाय वन ये चीज़ें कैसे कोरिलेट हो रही है। तो एक लर्निंग जो है ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब आप वीडियोज़ देखना बंद कर देंगे तो आपकी लर्निंग नहीं होगी, नहीं, ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज सुविचारित। लर्निंग सुविचारित है, मतलब ये अधिगम जो है सुविचारित है। सुविचारित का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐसा नहीं है कि अब आँख बंद करके हम कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, या हमें तो मतलब ही नहीं पता कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, या कोई भी आप अब कुछ भी आप किताब पढ़ते हैं, तो आपको पता तो होगा भाई वो बुक हम क्यों पढ़ रहे हैं, या ये वीडियो हम क्यों देख रहे हैं, है ना। आपने कुछ ना कुछ तो विचार किया होगा। क्या विचार किया होगा कि भाई इसको पढ़ के हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हम एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, या जो भी आपने सोचा होगा। तो कुछ तो आपने विचार किया होगा। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं कि ये लर्निंग जो है एक सुविचारित प्रक्रिया है। नेक्स्ट इज प्रत्यक्ष लक्ष्य। अच्छा, लर्निंग के लिए हमारा प्रत्यक्ष लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम कोई काम कर रहे हैं या कुछ चीज़ हम सीख रहे हैं, उसके लिए हमारा कोई ऑब्जेक्टिव या कोई गोल ही नहीं है, तो वो लर्निंग नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे इस वीडियो को देखने का मकसद क्या है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और हमने क्या टारगेट सेट किया कि हम जॉब ले लें। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत और भी कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपके पास प्रत्यक्ष लक्ष्य है किसी चीज़ को सीखने का कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ अचीव करनी ही करनी है, मुझे जॉब लेनी ही लेनी है। ठीक है, ये मेरा टारगेट है। तो इसीलिए लर्निंग क्या है, एक प्रत्यक्ष लक्ष्य इसमें होना ज़रूरी है, तभी हम उसको लर्निंग कहेंगे। वरना अगर हमारे पास कोई टारगेट नहीं है तो वो अधिगम में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ व्यक्तिवादी। अब इस व्यक्तिवादी का क्या मतलब है। अब अगर मैं अभी बात करूं कि मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो क्या ऐसे बच्चे होंगे, सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको 100% समझ में आ रहा होगा? नहीं। ठीक है, या क्या कोई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसको हर उसी स्पीड से समझ पा रहा होगा जिस स्पीड से दूसरा बच्चा समझ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। या आप किसी क्लास का एग्जाम्पल लीजिए, क्लास में क्या अगर 40 बच्चे बैठे हैं, तो 40 में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 100% कोई टॉपिक समझ में आ जाता होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 80% ही समझ में आ पाता होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ 20% ही समझ पाते होंगे, फिर इनको वापस से रीटीचिंग की ज़रूरत पड़ती है, रेमेडियल या डायग्नोस्टिक टेस्ट, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप समझ रहे हैं कि लर्निंग क्या है, व्यक्तिवादी है।
यानी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ज़रूरी नहीं कि एक व्यक्ति को जो चीज़ समझ में आ रही है वो दूसरे को भी समझ में आए, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं लर्निंग क्या है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। नेक्स्ट इज वातावरण के साथ परस्पर क्रिया का परिणाम। अब लर्निंग क्या है, वातावरण के साथ परस्पर क्रिया का परिणाम है। अब वातावरण का मतलब वो पेड़ पौधे और ये जानवर वगैरह ये सब चीज़ें नहीं, वातावरण का मतलब है लर्निंग एनवायरनमेंट हमारा। उस लर्निंग एनवायरनमेंट में हमारे पीयर्स आ जाते हैं, ठीक है, हमारे टीचर्स आ जाते हैं और हमारे फैमिली आ जाते हैं, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब हमारे लर्निंग एनवायरनमेंट का पार्ट है। क्यों पार्ट है, क्योंकि हम कहीं अब ऐसा थोड़ी है कि पेरेंट्स हमारे लर्निंग एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। हम पेरेंट्स से बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, फैमिली से बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें ज़रूर उनसे सीखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, लर्निंग कैसे होती है हमारी, वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करके जो भी हमारा परिणाम निकलता है उसको हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्थानांतरणीय है। इसका मतलब अभी हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रांसफरेबल है, इसको एक सेकेंड थोड़ा सा रब कर देती हूँ। आपने सुना होगा पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है। ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या मतलब है इन तीनों चीज़ों का। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे इस चीज़ को कैसे समझते हैं। वो सोचते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब है कि जब हम कुछ चीज़ सीख जाते हैं तो उसको पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं, ठीक है। और नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब है कि जब हम कुछ चीज़ भूल जाते हैं उसको नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। और ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब है कि जब हम ना तो सीखते हैं ना कुछ भूलते हैं, उसको हम ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये कई बच्चों की क्वेरी बनी रहती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ईजी है, इसको हम ऐसे समझते हैं। जब एक चीज़, मान लो आपने ये चीज़ सीखी हुई है, ठीक है, और अब आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर ये पहले से सीखी हुई चीज़ इस दूसरी चीज़ को सीखने में आपकी हेल्प कर रही है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जैसे मैं बात करूँ कि कोई बच्चा है जिसने ढोलक बजाना पहले से सीखा हुआ है, ठीक है, ढोलक बजाना पहले से सीखा हुआ है। अब वो चाहता है कि भाई वो तबला बजाना पहले से सीख पाए, सॉरी तबला बजाना अब आगे वो सीखना चाहता है। तो जाहिर सी बात है ढोलक को सीखते टाइम उसने जो भी थाप या जो भी बीट्स की उसने प्रैक्टिस करी होगी, वो कहीं ना कहीं जब वो तबला बजाएगा तो उसको इसमें हेल्प ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी ढोलक बजाते टाइम उसने जो जो चीज़ें सीखी वो हेल्प करेंगी उसको तबला सीखने में भी। समझ में आया, इसे कहते हैं हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होती है, इसको ध्यान से सुनेंगे। नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है, एक सेकेंड इधर बनाती हूँ, इधर थोड़ा सा क्लियर है। नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ये क्या है, मान लीजिए आपने ये चीज़ सीखी हुई है, ठीक है, और अब आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं, तो जो पहले से सीखी हुई चीज़ है वो इस दूसरी चीज़ को सीखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, यानी हिंडर कर रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं बात करूं मैंडरिन लैंग्वेज की, मैंडरिन क्या है, चाइना में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है उसको मैंडरिन लैंग्वेज बोलते हैं। ये लैंग्वेज बाकी सभी लैंग्वेज से डिफरेंट है। जैसे आपने देखा होगा रशियन और क्या बोलते हैं फ्रेंच और स्पेनिश, ये सब लैंग्वेज सीखने का बहुत ज़्यादा चलन है ना। लोग बाग सीखते हैं, कोर्सेज करते हैं, लैंग्वेज कोर्सेज करते हैं, फिर बाहर जॉब लेने जाते हैं। पर आपने बहुत कम सुना होगा कि भाई मैंडरिन लैंग्वेज या चाइनीज़ लैंग्वेज कोई सीख रहा है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि बाकी जितनी भी लैंग्वेज है, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, ठीक है, रशियन हो या स्पेनिश लैंग्वेज हो, इन सब लैंग्वेजेस में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से जो ये रहता है, इनका जो स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन होती है वो कुछ हद तक सेम होती है,
यानी अगर आपने इंग्लिश सीखी हुई है तो आपको दूसरी ये लैंग्वेजेस सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्योंकि आपको इंग्लिश का ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है तो आप बाकी लैंग्वेजेस के सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आप सीख लेंगे, ठीक है। लेकिन वही मैंडरिन लैंग्वेज के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये सिंबल्स पे काम करती है और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो जब हम मैंडरिन लैंग्वेज सीख लेते हैं तो उसके बाद अगर हम कोई फॉरेन लैंग्वेज अगर सीखना चाहे तो हम जो है, क्योंकि चीज़ों को स्टैंडर्डाइज या जनरलाइज करने लगते हैं कि अरे उस लैंग्वेज में तो हमने ऐसा सीखा था, है ना, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरीके का था, तो अब इसमें भी ऐसे ही होगा। तो हम जनरलाइज करने की वजह से ये वाली लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज, मान लीजिए हम फ्रेंच सीखना चाहते हैं तो दूसरी लैंग्वेज को सीखते टाइम ये हमें हिंडर करेगी, ठीक है। समझ में आया इसका? मैं और एग्जाम्पल लेती हूँ लैंग्वेज से हटके। अगर मैं डेली लाइफ का एग्जाम्पल एक लूँ, अभी जैसे आप देख रहे हैं, अभी क्या चल रहा है, दिसंबर, ठीक है, दिसंबर चल रहा है। अब जब आप सोचिए, जब नया साल आ जाएगा, है ना, नया साल आएगा तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, जब डेट डालेंगे तो 1 जनवरी 2026 लिखते लिखते कई बार हमारे साथ ऐसा होगा कि हम पहले 25 लिख देंगे। क्या आप लोगों ने ये चीज़ महसूस करी है? कई बार ऐसा होता है कि हम डेट डाल रहे हैं, ठीक है, और हम मान लीजिए 1 जनवरी 2026 ना लिख के हम पहले 2025 लिख देंगे। आप ये जनवरी के मंथ में नोटिस करना, ऐसा क्यों हुआ? मतलब हमें फिर हम उसके ऊपर ओवर राइटिंग करके उसको 26 बनाते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि 2026 ना लिख के पहले हमने 2025 हमसे गलती से लिखा गया, फिर हमने उसको ठीक किया। जनवरी के मंथ में अक्सर ही हमने अपने देखा होगा बिहेवियर में ऐसा क्यों होता है। ये इसी को कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मतलब पूरे साल भर, साल के पूरे 12 महीने हमने सन को क्या लिखा है, 2025 ही लिखा है। तो वो 2025 लिखते 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 हमारी कंडीशनिंग किस तरीके की हुई, हमारी कंडीशनिंग ऐसी होगी कि हमें 2025 ही लिखना है। अब ये जो हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है, ये हमारी ये जो 2026 लिखने की कैपेसिटी है इसको हिंडर कर रही है, ठीक है। इसे कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। समझ में आया आपको? ठीक है। तो आई होप पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव में एक सीखी हुई एक चीज़ दूसरी चीज़ को सीखने में हेल्प करती है, और नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या होता है, सीखी हुई एक चीज़ दूसरी चीज़ को सीखने में हिंड्रेंस पैदा करती है, ठीक है। और एक और लास्ट हमारा बचा है, ये है ज़ीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब ज़ीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? जैसे मैं बोलूँ कि मान लीजिए मैंने हारमोनियम बजाना सीख लिया है, ठीक है, और अब मैं कहूँ कि मुझे पेंटिंग सीखनी है। मान लीजिए मुझे ये कैनवस है, इसमें मुझे पेंटिंग करना सीखना है, तो हारमोनियम का और शायद पेंटिंग का आपस में कोई कनेक्शन मेरे हिसाब से नहीं है ना। हारमोनियम बजाना आपने सीख लिया हो चाहे ना सीखा हो, है ना, उससे इस पेंटिंग को सीखने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो ये आपको हेल्प करेगा ना ये आपको हिंडर करेगा, ठीक है। तो जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो उसको हम बोलते हैं ज़ीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और कई बार ये गड़बड़ हो जाती है कि ज़ीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को कई लोग समझ लेते हैं कि जब हम कुछ चीज़ भूल जाते हैं, है ना, उसको हम नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं, पर नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है एनआईयूएस की बुक से कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब हमारी लर्निंग को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं? परिपक्वता, ठीक है, मैच्योरिटी जिसे कहते हैं, जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास दोनों चीज़ें शामिल है, ठीक है। कैसे शामिल है? मान लीजिए मैं एक 5th स्टैंडर्ड का कोई बच्चा है, ठीक है, और बहुत होनहार बच्चा है, बहुत अपनी क्लास में फर्स्ट आता है, और मैं अचानक से उसको मैं बोल दूँ उसका ब्रेन भी डेवलप्ड है, ठीक है, और वो उसकी ग्रोथ भी है, ठीक है, ग्रोथ भी उसकी अच्छी है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं उससे बोलती हूँ कि तुम एक काम करो, चलो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करो। तो क्या ये पॉसिबल है कि 5th स्टैंडर्ड का बच्चा, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, क्या वो 5th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उस ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए अभी मेच्योर नहीं है। यानी वो उसकी वृद्धि और विकास चाहे जितनी हुई हो, पर इन दोनों का मैं कॉम्बिनेशन अगर देखूँ, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझने लायक वो इतना परिपक्व नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए कई बार क्वेश्चन भी आता है कि लर्निंग पहले होती है या मैच्योरिटी पहले होती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले मैच्योरिटी फिर लर्निंग,
ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं ना कि हम कुछ सीख जाते हैं तो हम मैच्योर हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम मैच्योर होते हैं इसीलिए हम कोई चीज़ सीखते हैं। इसका सीधा सा एग्जांपल ये है कि 10th क्लास का बच्चा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लेगा, लेकिन 5th क्लास का बच्चा ट्रिग्नोमेट्री नहीं सॉल्व कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो इतना मैच्योर ही नहीं है कि वो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए परिपक्वता हो गया। नेक्स्ट इज तत्परता। तत्परता क्या है? रेडीनेस। ये थॉर्नडाइक वाला जब हम पढ़ेंगे टॉपिक उसमें आपको समझ में आएगा, बट इसको मैं समझा देती हूँ। तत्परता का मतलब है रेडीनेस, कि किसी चीज़ को सीखने के लिए हम रेडी हैं या नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को सीखने के लिए रेडी होगे तो जाहिर सी बात है आपकी लर्निंग होगी, और अगर आप किसी चीज़ को सीखने के लिए रेडी ही नहीं हो तो लर्निंग आपकी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट इज अधिगम वातावरण। अब अधिगम वातावरण क्या है? एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि एक क्लास है। ठीक है, एक क्लासरूम में बच्चों के पास बैठने के लिए बेंच नहीं है। ठीक है, और प्रॉपर लाइटिंग नहीं है पूरी। ठीक है, फ़ैन बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, और कमरा भी हवादार नहीं है। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में सामने वाला टीचर चाहे कितना ही अच्छा पढ़ा रहा हो, क्या बच्चे सीखने के लिए मतलब रेडी हो जाएंगे? वो रेडी भी नहीं होंगे। जब उनको एनवायरनमेंट ही नहीं मिल रहा है सीखने का, क्या बच्चा सीख पाएगा? 1 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, इतना तो शायद वो हो सकता है कैसे करके अपना दिमाग उसमें लगा ले। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा वो बच्चा इतना परेशान हो जाएगा इन सब चीज़ों की कमी की वजह से कि वो लर्निंग पे उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं अधिगम वातावरण। यानी लर्निंग का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या प्रॉपर हमें एनवायरनमेंट उस चीज़ का मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारी अधिगम को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज अधिगम प्रेरणा। अब ये आंतरिक बाह्य यानी इंटरनल एक्सटर्नल हो सकती है। इसका क्या मतलब है कि अगर बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड है, ठीक है, प्रेरित है, तो वो लर्निंग कर लेगा। अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो नहीं करेगा। या बाहरी तरीके से उसको अगर मोटिवेशन या इंस्पिरेशन मिली हुई है तो जाहिर सी बात है वो लर्निंग कर पाएगा, नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। हाँ, अब यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होते हैं। इनको थोड़ा सा हम समझते हैं क्या है ये। छात्र कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट कैसे सीख रहा है उसके ये कुछ तरीके बता रखे हैं। अनुकरण से सीखता है, अवलोकन से सीखता है, प्रयत्न में त्रुटि, सहभागिता, खोजम, पूछताछ। मतलब ये कुछ तरीके बताए हुए हैं ना उसके बुक्स में कि इन तरीक़ों से सीखा जाता है। ठीक है, तो अब इसको वन बाय वन हम इस पर चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं छात्र कैसे सीखते हैं, इमिटेशन से यानी अनुकरण से। तो चलो अब अनुकरण को थोड़ा सा समझते हैं कि अनुकरण क्या है। चलिए, अनुकरण का मतलब क्या होता है? किसी आदर्श की नकल करना। अब आदर्श का मतलब यहाँ पे रोल मॉडल से नहीं है। आदर्श का मतलब है कि कोई भी इंसान जो हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है, या जिसकी हम चाहते हैं हमें इसकी ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो उसकी चीज़ को अगर हम नकल कर रहे हैं तो उसको हम अपना आदर्श बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे रोल मॉडल से मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसको रोल मॉडल से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए, किसी आदर्श की नकल करें या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की अगर आप नकल करते हो, उसको इमिटेट करते हो, तो उसको हम अनुकरण करना कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे कोई पर्टिकुलर हीरोइन अच्छी लग रही है आज, और मैं उसका ड्रेसिंग सेंस फॉलो कर रही हूँ, तो मेरे लिए वो मेरा आदर्श हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा रोल मॉडल ही है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये इन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। जब सेकेंड टाइम NIOS से एग्ज़ाम आना स्टार्ट हुआ था, पहली बार तो ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हुआ था, सेकेंड टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। और जब उन्होंने ये NIOS से क्वेश्चन बनाने स्टार्ट किए थे, तो यहाँ से क्वेश्चन बने थे। सिंबॉलिक, रियल, ये एग्जाम्पलरी वर्ड उन्होंने यूज़ किया था। हर शिफ्ट में और हर डे में ये क्वेश्चंस जो है रिपीट हुए थे। तो इसको हम अच्छे से आज समझेंगे कि ये क्या है। तो आदर्श यानी जिसको देख करके हम नकल कर रहे हैं, या जो भी कोई पर्सन है तो वो हमारे लिए आदर्श है। लेकिन वो आदर्श किस तरीके का? तो आदर्श हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है सांकेतिक और एक होता है वास्तविक। अब इसको समझेंगे, सांकेतिक या सिंबॉलिक आइडल क्या है, ठीक है, और रियल या एग्जाम्पलरी आइडल क्या है। ठीक है, इसको समझते हैं। चलिए, पहला आता है सांकेतिक आदर्श। सांकेतिक आदर्श क्या है? एक सेकेंड। सांकेतिक आदर्श क्या है? मान लीजिए कोई बच्चा है जो किसी सामने वाले अपने किसी टीचर को देखता है, ठीक है, और उसको वो टीचर बहुत अच्छा लगता है।
उसका पढ़ाने का तरीका, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका बात करने का तरीका। तो टीचर्स वो बच्चा सोचता है कि अरे यार, जैसे हमारी ये मैम है या सर हैं, ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो एक काम करते हैं, हम इन्हीं की तरह ना ड्रेसअप होने की कोशिश करते हैं, इन्हीं की तरह हेयर स्टाइल बनाते हैं, इन्हीं की तरह बात करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके का जो आदर्श होता है उसको हम सिंबॉलिक आइडल बोलते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा या कोई पर्सन अपने आप से किसी सामने वाले की नकल करता है, उसको कोई कुछ कह नहीं रहा है कि तुम उसकी तरह बनो, बन के दिखाओ, या तुम उसकी तरह नकल करो, है ना, वो कोई उसको कुछ कह नहीं रहा है, बट उसको इंटरनली ये चीज़ फील हो रही है कि नहीं यार, सामने वाला पर्सन बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसको इसको इमिटेट करना चाहता हूँ, और जैसे जैसे एक करेगा मैं भी वैसा वैसा करूँगा और मैं भी कुछ कुछ चीज़ें फिर सीख जाऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन में हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक सिंबॉलिक आइडल है, यानी सामने वाले पर्सन के सिंबल्स को ही वो हूबहू कॉपी कर रहा है, इमिटेट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है वास्तविक या उदाहरणीय आदर्श, यानी सिंबॉलिक, सॉरी एक सेकेंड, यानी रियल और एग्जाम्पलरी आइडल। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आपने कभी देखा होगा कि बच्चों को उनके पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, अरे सामने वाली दीदी को या सामने वाले भैया को देखो, वो पढ़ाई में कितनी अच्छी हैं, है ना, और वो लेकर के आई हैं, अवार्ड लेके आई हैं, वो ये सब चीज़ें लेकर के आई, उनको गोल्ड मेडल मिला है, तो तुम भी उन दीदी की तरह बनो, तुम भी उन भैया की तरह बनो। आपने कई बार देखा होगा ऐसा। तो जब इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है, यानी रियल लाइफ के जब एग्जाम्पल हमें कोई दूसरा इंसान देता है, या उनका एग्जाम्पल हमें बताता है कि भाई ये देखो, ये कैसे अच्छे लोग हैं, इनकी तरह तुम्हें बनना चाहिए। तो जब किसी के कहने पे, यानी किसी के फोर्स करने पे या किसी के द्वारा कहने पे, जब कोई बच्चा किसी दूसरे को इमिटेट करता है, तो उसको हम रियल या एग्जाम्पलरी आइडल बोलते हैं। समझ में आया क्या डिफरेंस है दोनों का? ये सिंबॉलिक और रियल आइडल में क्या डिफरेंस है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। इससे क्वेश्चन बनते हैं तो आपको एक सिचुएशन दे देगा, तो पूछ लेगा कि ये किस तरीके का आइडल का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पलरी है या सिंबॉलिक है, तो आपको उसमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज अनुकरण को बल देने वाले कारक। मतलब कि हम किसी चीज़ को इमिटेट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं भाई, क्या हमें ऐसा क्या मिल रहा है कि हम किसी चीज़ की नकल कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है प्रत्यक्ष प्रशंसा या इनाम। हम किसी सामने वाले को इमिटेट क्यों कर रहे हैं भाई, क्या हमें ऐसा मिल जाएगा, वो हमें क्या मिल रही है, प्रशंसा मिल रही है या इनाम मिल रहे हैं। मान लो हम अगर देख रहे हैं कि भाई सामने वाला जो पर्सन है और उसकी लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, तो चलो हम भी उसकी तरह बन जाते हैं, तो हमें भी प्रशंसा मिलेगी। ठीक है, या सामने वाली दीदी या भैया हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनको गोल्ड मेडल मिल रहा है या ट्रॉफ़ी मिल रही है, तो हम भी अच्छा पढ़ते हैं, तो हमको भी ट्रॉफ़ी या कोई इनाम मिलेगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है या ये सब चीज़ें हमारे सामने क्रिएट होती हैं, तो हम जो है सामने वाले का अनुकरण या उसको इमिटेट करना हम स्टार्ट कर देंगे। दूसरी क्या क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम इमिटेट करते हैं, दूसरा है संतोषजनक परिणाम। मतलब कई बार हमें प्रशंसा या इनाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कई बार हमें मिल रखता है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, हम कितने सेटिस्फाई हो रहे हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हमारे लिए कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने किसी को देखा कि वो डॉग्स को फीड करा रहा है, तो मैंने कहा चलो एक बार मैं भी करके देखती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि सामने वाला बंदा जब डॉग को फीड करा रहा है तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो मैंने क्या करा, अगले दिन मैंने भी डॉग को फीड कराना स्टार्ट कर दिया, और मैंने ये एक्सपीरियंस करा कि वास्तव में जब जानवरों को, भूखे जानवरों को मैंने खाना खिलाया, तो मुझे अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन फील हुई। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन की वजह से भी हम लोगों को फॉलो कर लेते हैं, हम उसको इमिटेट कर लेते हैं कि उनको देख करके हमें अच्छा लग रहा है कि यार ये अच्छी फीलिंग है, तो हम भी ऐसा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रतिनिधित्व पुनर्बल। अब इसका मतलब क्या है, कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि सामने वाले को फ़ायदा हो रहा है, हमें पता नहीं है कि इसका 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 एफ एंड बट क्या होगा, या जो ये काम कर रहा है इसकी शुरुआत कैसे है, क्या है, हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई सामने वाले को तो फ़ायदा हो रहा है ना। अब जब हम ऐसा देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे इसीलिए इसको बोलते हैं प्रतिनिधित्व पुनर्बलन। मतलब एक एग्जाम्पल मैं दूँ अगर आपको, आपने देखा होगा कि हम स्टॉक मार्केट में कई लोगों को पैसा लगाते हुए देखते हैं और लोगों को बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हमें बेशक इसका पता ना हो,
कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे लगता है, पर हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीख के हम चलो एक SIP ही स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से आपने कई बार देखा होगा, है ना। तो इस तरीके का जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसको हम बोलते हैं किस तरीके का वो है, अनुकरण है, प्रतिनिधित्व पुनर्बलन की वजह से हम इस इंसान को फॉलो कर रहे हैं, यानी सामने वाले का नफ़ा नुकसान दे करके उसको हो रहा है तो हमें भी होगा, तो चलो हम इसको इसी को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज अनुकरण के प्रभाव। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अभी तक हमने पढ़ा। ठीक है, ये क्या है, मॉडलिंग और एलिसिटिंग इफेक्ट और दमनात्मक अदमनात्मक प्रभाव। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं, जब फर्स्ट टाइम मेरे सामने ये क्वेश्चन आया था तो मुझे समझ ही नहीं आया था ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, मैंने जब DSSB का एग्ज़ाम दिया था तो फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन जब मेरे आंखों के सामने आया था तो मुझे पता ही नहीं था ये क्या मॉडलिंग इफेक्ट क्या होता है, एलिसिटिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडलिंग इफेक्ट की। मॉडलिंग इफेक्ट क्या होता है? अब जैसे आप नाम से समझ रहे हैं ना, आदर्शीय प्रभाव, यानी हम किसी इंसान को देख रहे हैं, ठीक है, और हमें इसका काम करने का तरीका अच्छा लग रहा है, हम इसके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। ठीक है, हम इम्प्रेस्ड हैं इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं मॉडलिंग इफ़ेक्ट। मतलब हमने सामने वाले इंसान को देखा, हमें उसकी चीज़ें अच्छी लगी और हमें ऐसा फील हुआ कि नहीं भाई इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो ये इसके बिहेवियर का ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट हमें भी अपने बिहेवियर में इनकलकेट करना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं मॉडलिंग इफ़ेक्ट, यानी किसी को इमिटेट करने का मॉडलिंग इफ़ेक्ट है कि हम उसको मॉडल की तरह या आदर्श की तरह हम मान रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं आदर्शीय प्रभाव। अब प्रकटीकरण प्रभाव क्या है? प्रकटीकरण का प्रभाव का मतलब होता है, यहाँ से इस वर्ड को पकड़िए आप, प्रकटीकरण यानी प्रकट करना। प्रकट करना मतलब हमें ये नहीं पता कि ये चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है, नहीं, हम क्या करते हैं कई बार, अरे सब लोग कर रहे हैं तो चलो हम लोग भी ऐसा कर लेते हैं। आपने देखा होगा आप सड़क पे चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो चाहते ना चाहते हुए भी कई बार आपने क्या करा होगा, आप भी उस भीड़ में इकट्ठे हो गए कि हम देखें तो सही क्या हो रहा है, क्यों हम गए, सब लोग जा रहे हैं उस भीड़ की तरफ तो चलो हम भी चल के देखते हैं। आपने देखा होगा ऐसा। तो इसको कहते हैं एलिसिटिंग इफेक्ट। मतलब हमें कोई उससे मतलब नहीं है कि सामने वाला जो बिहेवियर कर रहा है या सामने वाला उस भीड़ की तरफ बढ़ रहा है उससे उसको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि लोग ऐसा कर रहे हैं इसीलिए चलो हम भी ऐसा करते हैं, है ना। प्रतिक्रिया पर मेन फोकस रहता है एलिसिटिंग इफेक्ट का। ठीक है, और DSSB में कैसे क्वेश्चन्स आए थे, एक सिचुएशन दे दी थी कि इस तरीके से हम उसको फॉलो करते हैं, कोई पर्सन है वो उसको अच्छा लग रहा है और उसको फॉलो कर रहा है, तो ये किस तरीके का प्रभाव होगा, मॉडलिंग इफेक्ट होगा, एलिसिटिंग इफेक्ट होगा, दमनात्मक प्रभाव होगा या अदमनात्मक प्रभाव होगा। ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शन बना दिए थे और उसमें हमें समझ ही नहीं आता कि कौन से इफेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, इमिटेशन का या अनुकरण का कौन सा इफेक्ट माना जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन बना देते हैं। नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल और दूं, अगर जैसे इस प्रकटीकरण का प्रभाव देती हूँ मैं एग्जांपल। आपने देखा होगा स्टेडियम में बैठे हैं, जिससे कई लोग जिनको क्रिकेट वगैरह ज़्यादा समझ में नहीं आता पर वो देखते हैं कि लोग तालियां बजा रहे हैं तो चलो हम भी ताली बजाते हैं। या आपने असेंबली में इस तरीके की सिचुएशन कई बार देखी होगी कि कोई टीचर कुछ बोल रहा है, कई बार छोटे छोटे बच्चों को पता ही नहीं होता कि टीचर क्या लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन बड़े बच्चे समझ रहे हैं, बड़े बच्चों ने जैसे क्लैपिंग करना स्टार्ट किया तो छोटे बच्चे भी बड़े बच्चों को देख करके उनको क्लैपिंग कर रहे हैं। बच्चों को पता नहीं है कि हम वो क्लैपिंग क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सामने वाले बड़े भैया या दीदी कर रहे हैं इसीलिए हम भी क्लैपिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के इमिटेशन को हम बोलते हैं एलिसिटिंग इफेक्ट की वजह से ये इमिटेट इसको कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज दमनात्मक और अदमनात्मक प्रभाव। अब इसको अच्छे से समझिए, इसका क्या मतलब है। अच्छा, दमनात्मक प्रभाव का मतलब होता है किसी चीज़ का दमन कर देना मतलब रोक देना। जैसे मान लीजिए अगर हम देख रहे हैं कि सामने वाला कोई बंदा है, ठीक है, उसकी पिटाई पड़ रही है, वो किसी काम को करने की वजह से उसकी पिटाई पड़ रही है, तो क्या आप वो काम करोगे? ये कई बार हमने बचपन में ज़रूर देखा होगा, हमारा बड़ा भाई या छोटा भाई या बहन अगर पिट रहे हैं तो हम भी फटाफट से क्या है किताब निकाल के बैठ जाते थे। उसकी पिटाई क्यों पड़ रही है? ना पढ़ने की वजह से। तो हम जो फटाफट क्या करते थे, किताब निकाल के बैठ जाते थे कि अगला नंबर हमारा ना हो, है ना। तो इसको कहते हैं दमनात्मक प्रभाव। यानी
हमने किसी चीज़ का दमन कर दिया। किस चीज़ का दमन कर दिया? अपने उस बिहेवियर का दमन कर दिया, यानी किताब ना निकालने वाला जो हमारा बिहेवियर था, हमने उसका दमन कर दिया। मान लो कोई शरारत करने की वजह से भैया या दीदी की पिटाई पड़ रही है, तो हम वो तुरंत वो काम छोड़ देंगे। ठीक है, यानी हमने किसी अपने सामने वाले पर्सन को देखा और हमने देखा कि वो दंडित हो रहा है, इसकी वजह से हमने क्या करा, हमने भी उस काम को करना छोड़ दिया, उस काम का दमन कर दिया, जिसकी वजह से सामने वाले भैया या हमारे भाई या बहन की पिटाई पड़ रही है। तो इसको हम कहते हैं दमनात्मक प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट आता है अदमनात्मक प्रभाव। इसका क्या मतलब होता है? अगर सामने वाला पर्सन है, वो कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है, उसके बावजूद भी उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसको फ़ायदा मिल रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, जो जिस काम का हमें दमन करना चाहिए हम उसका अदमन करेंगे, मतलब उस काम को मतलब उस काम को करना जारी रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, लोग वक्त टैक्स की चोरी करते हैं ना, टैक्स नहीं भरते हैं। उनको पता है कि ये काम गलत है, ये काम करने से आगे लौट फेर के वो हमारे ही पास आएगा, है ना। लोग टैक्स की चोरी कर लेते हैं, मतलब बैंक अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, कैश में पेमेंट ले लेंगे, उसको बैंक में नहीं दिखाएंगे, शो नहीं करेंगे, और फिर क्या करेंगे कि भाई हमारा टैक्स नहीं बचेगा। तो लोग बाग क्या करते हैं कि यार इससे फ़ायदा हो रहा है कि हमारा 30,000 टैक्स तो नहीं जाएगा, तो लोग ऐसा करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, अरे यार उन लोगों ने भी तो ऐसा करा है, उन्होंने भी देखो अपना टैक्स बचा लिया ये काम करके, जबकि उनको पता नहीं है कि सारा कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं तो अफेक्ट करेगा ही। तो क्योंकि सामने वाले को अफेक्ट हो रहा है उल्टे सीधे काम करके, तो हम भी उस काम का दमन ना करना, यानी उस काम को ना करना जारी रखेंगे, मतलब उस काम को हम करते ही रहेंगे। समझ में आ रहा है दमनात्मक का मतलब क्या है और अदमनात्मक का मतलब है? दमनात्मक का मतलब है कि जिसमें हम चीज़ों को देख करके हम उसको छोड़ देते हैं, दमन कर देते हैं, क्योंकि सामने वाला जो हमारा रोल मॉडल है या जो हमारा आदर्श है उसको नुकसान हो रहा है, तो हम भी वो काम करना छोड़ देंगे। और अदमनात्मक में क्या होगा, अगर कोई काम उल्टे सीधे कोई काम कर रहा है उसके बाद भी उसको फ़ायदा मिल रहा है, तो हम भी अदमनात्मक तरीके से इस प्रभाव की वजह से उस काम को करना जारी रखेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ तक आपको समझ में आया, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बन जाए, तो इसका सेकंड पार्ट मैं लेकर के आऊँगी, उसमें आगे के सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर करा दूँगी। तो आप इसको एक बार पढ़िए, समझिए, और चाहे तो आप इसको 2x पे चला करके समझिए, और जब आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स आपको नए लगेंगे। और आई होप मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये टॉपिक समझा पाऊँ, जो एक बार दो बार पढ़ने में मेरे समझ में नहीं आए थे। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। तब तक आप इसको पढ़िए, समझिए, और अब जब ये पूरा ब्लॉग कंप्लीट हो जाएगा, इसकी चारों यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं सारे ब्लॉग, इस पूरे कंप्लीट ब्लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों को मैं करवाऊँगी। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और अपने फीडबैक प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे लिख के दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो में क्या कमी लग रही है, किस तरीके से मैं अपनी वीडियो को और अच्छी क्वालिटी दे सकती हूँ। ठीक है, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, और आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।